अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फयाज अली और मैं लेक्चरार हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हमने बीएस फिजिक्स के कोर्स मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। पिछली क्लास के अंदर हमने मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, जिसके अंदर हमने ये देखा मैकेनिक्स क्या है और फिर मैकेनिक्स को फर्दर किन ब्रांचेज में डिवाइड किया जाता है और उनको हमने डिटेल में उनको डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले वेक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो वेक्टर्स को हम टू डायमेंशन के अंदर जो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज से। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता है कि जो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम यूज करके फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो फिजिक्स के इक्वेशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम फोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स और फेजर्स। स्केलर्स जो हैं ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जस्ट इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट एक नंबर चाहिए, और साथ में कोई उस क्वांटिटी को क्वांटिफाई करने के लिए एक नंबर और एक यूनिट चाहिए। सपोज मैथ है जैसे, तो हम लिखते हैं 4 किलोग्राम। तो जस्ट इसके अंदर हमें एक नंबर और साथ में एक स्पेसिफिक उसका यूनिट चाहिए उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। उस मिसाल के तौर पे जैसे मास है, तो अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका मास कितना है सपोज, तो आप कहते हैं जी कि 60 किलोग्राम है। अब 60 किलोग्राम में ये बात कंप्लीट हो गई है कि मास 60 किलोग्राम। अब इसमें ये नहीं पूछा जाता आगे कि वो 60 किलोग्राम है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, वो राइट की तरफ है, वो किस तरफ है। तो डायरेक्शन को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, यानी कि इनको डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरत ही नहीं होती डायरेक्शन बताने की। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। तो वेक्टर क्वांटिटीज में वो फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं जिनमें जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो और साथ में वो वेक्टर कैलकुलस को भी ओबे करें। इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं, इस डेफिनेशन को। आगे अगर हम देखें तो टेंसर्स है। याद रखें वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट एक डायरेक्शन जरूरी होती है। ठीक है, वेक्टर्स की जस्ट वन डायरेक्शन होती है। जबकि टेंसर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए वो फिजिकल क्वांटिटीज उनको टेंसर कहते हैं हम, जिनको जिनकी जो डायरेक्शन है वो एक से ज्यादा हो। अगर एक डायरेक्शन है तो वो जस्ट वेक्टर है, और अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन हो तो उनको हम टेंसर कहते हैं। यानी कि या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन को चेंज करने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, उसको टेंसर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रेशर है। ठीक है, ये जो है ना ये हमारे पास स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इनको हम ये टेंसर की एग्जांपल्स हैं। अब हम जो स्केलर्स को हम जीरो रैंक टेंसर भी कहते हैं। जो स्केलर्स हैं इनको हम जीरो रैंक या जीरो ऑर्डर टेंसर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर्स की चूंकि एक डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम इनको फर्स्ट ऑर्डर या जो है ना फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रैंक टेंसर भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट एक ही जो डायरेक्शन है वो चाहिए होती है। अगली क्वांटिटी है हमारे पास फेजर। फेजर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो फेज पे डिपेंड करता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को
और एक्सेलरेशन को जो हम डिफाइन करते हैं, जो कि एंगल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो वो तमाम फेजर्स होते हैं। इसके अलावा जो अल्टरनेटिंग करंट है, हम जिसको लिखते हैं जी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन ऑफ थीटा। तो ये भी जो देखिए करंट जो है ना, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम इन ऐसी क्वांटिटीज जो एंगल पे फेज पे डिपेंड कर रही हो उनको हम फेजर कहते हैं। अब आते हैं वेक्टर्स की तरफ। इसकी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो याद रखें वेक्टर्स के लिए ये बात जो है ना काफ़ी नहीं है कि उनकी सिर्फ ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर नहीं कहेंगे जिनकी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। वेक्टर्स की कंप्लीट डेफिनेशन ये होगी कि वेक्टर्स उन क्वांटिटीज को कहेंगे जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो हो, और वन डायरेक्शन ही होती है एक वेक्टर की, वन डायरेक्शन, और साथ में वो वेक्टर कैलकुलस को भी ओबे करें। वेक्टर कैलकुलस से मुराद जो वेक्टर का मैथमेटिक्स है, जो वेक्टर का कैलकुलस है उसको ओबे करे। यानी कि हम इन अदर वर्ड, हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है, जिनमें आता है ये हमारे पास हेड टू टेल रूल आता है। ठीक है, हेड टू हेड टू टेल रूल आता है, जिसको हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। तो और इसके अलावा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो इनको ओबे करना चाहिए। ठीक है, इन सिंपल मीनिंग हम ये कह सकते हैं वो उस क्वांटिटी को सिर्फ हम वेक्टर कहेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ 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 डायरेक्शन हो, और साथ में तीसरी बात जो कि वो हेड टू टेल रूल या जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है उसको ओबे करे। अगर कोई क्वांटिटी हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं होती तो उसको हम वेक्टर नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे हमारे पास करंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है करंट। अब करंट जो है इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, लेकिन हम कहते हैं कि करंट जो है वो स्केलर है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं नहीं, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से या नेगेटिव की तरफ है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो ये करंट जो है ये फिर हम, लेकिन फिर भी हम कहते हैं डायरेक्शन के बावजूद ये स्केलर है। इसको स्केलर इसलिए कहते हैं जो कि करंट जो वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन है उनको ओबे नहीं करता, इसीलिए करंट वेक्टर डायरेक्शन के बावजूद वेक्टर नहीं है। तो ये जो है ना हमारे पास के वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक वेक्टर को जो टू डायमेंशन के अंदर, प्लेन के अंदर उसके कंपोनेंट्स हम क्यों बनाते हैं, और हमें क्यों जरूरत है, और कैसे बनाते हैं कंपोनेंट्स। इससे पहले आप एक बात और याद रखें कि जब हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी कि मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं कि वेक्टर ए है सपोज, तो इसको इसके हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं ए, और साथ में इसको डिस्क्राइब करने के लिए, अगर ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम साथ यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जिसको हम लिखते हैं ए हैट या ए कैप। तो ये जो ए कैप है, ये हमारे पास जो है ये यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर की अपनी मैग्नीट्यूड वन होती है, लेकिन इसका काम ये होता है कि वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम ये यूज करते हैं कि वो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। और दूसरा ये कि इसकी चूंकि अपनी मैग्नीट्यूड वन होती है, तो और साथ में हम इसको अगर यूनिट वेक्टर को डिफाइन करें तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर। यानी कि अगर हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो हम वहां से यूनिट वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं। याद रखें हर वेक्टर जो कि ए कैप के साथ या हैट के साथ लिखा हुआ हो वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। यूनिट वेक्टर सिर्फ वही वेक्टर हो सकता है जिसका जो अगर हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें और उसका आंसर हमारे पास वन आए तो उसी को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, अगर एक्स एक्सिस की तरफ है, अगर वो हमारा जो वेक्टर है, अगर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फिर जो है ना वो हम, अगर हम हमारा वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम आई कैप से यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। वाई एक्सिस की तरफ है तो जे कैप से, और अगर जी एक्सिस की तरफ है तो के कैप से। इसके अलावा अगर कोई
वेक्टर जो है वो किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल टू दी सरफेस हमने बताना हो तो हम उसको एन कैप से शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को हम उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम इसके कंपोनेंट्स क्यों बनाते हैं, इसकी रीज़न ये है कि जब हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि उस अगर कोई वेक्टर हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस वेक्टर का एक्स किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में उस वेक्टर का क्या इफेक्ट है। यानी कि उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के में क्या इफेक्ट है और वाई एक्सिस की तरफ क्या इफेक्ट है। तो अगर तो वेक्टर ऑलरेडी एक्स एक्सिस में लाई कर रहा हो या वाई एक्सिस की तरफ लाई कर रहा हो, तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सारा का सारा उसका इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ही डायरेक्शन में इस वेक्टर का इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक्स वाई प्लेन में है। तो इसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम इस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे, और इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं कि ये ओरिजिन पे ओ है, और यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये पी पॉइंट है, और इसको हम कह देते हैं कि ये एम है। अच्छा, इसी तरह हम इसको वाई एक्सिस पे भी ड्रा करते हैं। इसी वेक्टर के हेड से हम वाई एक्सिस पे भी ड्रा करेंगे। तो अब ये जो हमारे पास बन जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये इसका वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट है, जो एक्स एक्सिस पे होगा इसको हम ये वाला इसको हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहेंगे ए एक्स। अब चूंकि ये एक्स डायरेक्शन की तरफ है, तो हम यहाँ पे आई कैप यूज करेंगे और यहाँ पे जे कैप यूज करेंगे। इस पॉइंट को आप एन कह दें। तो अगर आप देखें तो ओ एम जो है हमारे पास, अगर ये पॉइंट हमारा जो पी, अगर इस पॉइंट को हम कह दें तो ठीक, तो ये हमारा जो एम पी पॉइंट है ये ओ एन के बराबर है। अच्छा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम हेड टू टेल रूल को यूज करें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है ना ओ पी, ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है, ये हमारे ओ एम के बराबर है। ओ एम प्लस बराबर है एम पी के बराबर, एम पी। तो ओ पी अगर हम देखें तो ये है हमारा वेक्टर ए, और जो ओ एम है ये है जी वेक्टर ए एक्स, और एम पी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर जो है वो ए एक्स आई कैप के बराबर है, प्लस ए वाई जे कैप के बराबर है। ये हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स। अब देखें ये जो दोनों कंपोनेंट्स बने हैं ए एक्स और ए वाई, तो अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो वेक्टर के, उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ए एक्स और ए वाई है ये वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं इस वेक्टर ए जो है, इस ए वेक्टर के जो एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है वो क्या है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट है इस ए वेक्टर का वो क्या है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यही कंसिडर करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर ये हमारा ओ है, ये पी है, और ये एम है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब एक्स कंपोनेंट हमने निकालना है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में वो वाली रेशो चाहिए कि जिसके अंदर इसका एक एक्स कंपोनेंट आए और वेक्टर ए आए। तो ए वेक्टर ए अगर आप देखें तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज बनती है, और ये वाली साइड जो है ना ये बेस बन रही है। तो हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज बेस दोनों आते हों। तो वो वाली सिर्फ हमारे पास कॉस थीटा बनती है। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा फिर लगाएंगे। तो कॉस थीटा जो कि हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो बेस अगर आप देखें तो ये ओ एम है ट्राइंगल की, और हाइपोटेन्यूज ओ पी है। और ओ एम हमारे पास बराबर है ए एक्स के, और जो वेक्टर ओ जो ओ पी है ये बराबर है ए के।
तो यहाँ से हम जो ए एक्स है, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेक्टर ए का, वो हम निकालें तो वो आ जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा। अब इसी तरह हम इस वेक्टर का जो है ना वो वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालते हैं, जो वाई कंपोनेंट है। तो वाई कंपोनेंट के लिए हमें वो वाली रेशो यूज करनी है जिसके अंदर वाई कंपोनेंट, अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आए और साथ में जो हमारा वेक्टर ए है वो आए। तो ये बनती है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास सिर्फ साइन ही बनता है। तो साइन थीटा, अच्छा ये जो एंगल थीटा है ना, ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है एंगल थीटा, ये ठीक, ये है। जो वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा। तो अगर हम साइन थीटा यहाँ पे देखें तो साइन थीटा बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास एम पी और हाइपोटेन्यूज है ओ पी। तो अब एम पी अगर आप देखें तो ये बराबर है ए वाई के, और ओ पी किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर, ए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो ए वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास ए साइन ऑफ थीटा की, ठीक है। ये इक्वेशन वन होगी, इसको टू कह दें इक्वेशन, और ये इक्वेशन थ्री है। तो अब ये हमारे पास आ गया, ये एक्स कंपोनेंट भी आ गया वेक्टर का, वाई कंपोनेंट, और हमने वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो भी फाइंड कर लिए, और उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे थीटा है, ये जो वेक्टर ए जो है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है, ये वो एंगल थीटा है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो वेक्टर ए है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल थीटा बना रहा है, ये इस एंगल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एंगल थीटा है। तो अब हम इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इसलिए यूज करेंगे, अब हमने इस वेक्टर का एंगल निकालना है, तो हमें वो वाले कंपोनेंट्स, वो वाली रेशो चाहिए जिसके अंदर इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स यूज हो। तो परपेंडिकुलर भी और ये जो बेस है ये भी, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा में ही आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करें टेन थीटा। तो टेन, अगर आप इस ट्रायंगल से देखें तो हमारे पास जो टेन थीटा है वो बराबर आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर में एम पी है और बेस पे ओ एम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी कि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो एम पी ओवर ओ एम। तो एम पी हमारे पास ए वाई के बराबर है, और ओ एम ये ए एक्स के बराबर है। तो यहाँ से जो टेन थीटा आ गया वो आ जाएगा जी ए वाई ओवर ए एक्स। तो हमने थीटा निकालना है, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स के बराबर आ जाए। अब हमने वेक्टर ए के कंपोनेंट्स भी बना लिए, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली, और वो वेक्टर ए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा था थीटा, वो भी फाइंड कर लिया। तो अब हम उस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, अब हम वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हम पैथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि ओ पी, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ओ पी, ये बराबर होगा बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एम पी, प्लस बेस का स्क्वायर ओ एम। तो अगर आप ओ पी, हमें पता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो एम पी जो है ये ए वाई है, और ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ये आ जाएगा जी, और ये आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई का स्क्वायर,
और अंडर रूट आप ले लें दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब देखें, अगर तो ये जो वेक्टर ए है हमारा, अगर ये वेक्टर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फिर जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल होता है वो एंगल थीटा होता है। याद रखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा होता है, और करीब तरीन जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो एंगल फाई हम लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करीब तरीन एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होता है। तो इसीलिए जो हम एंगल थीटा निकालते हैं, इसके अंदर फाई और थीटा दोनों जो होते हैं हमारे पास वो इक्वल होते हैं, जिसको हम लिखते हैं tan इनवर्स इस वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अगर वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये तो अगर हमारा वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एंगल थीटा होता है। और जो वेक्टर नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होता है उसको हमने एंगल फाई लेना है। तो यहाँ से अगर हमने थीटा निकालना हो, तो अब देखें कि ये जो टोटल एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री बन रहा है। तो 180 डिग्री में से अगर हम ये फाई निकाल दें तो हम थीटा तक पहुंच जाएंगे। और फाई में पता है tan इनवर्स y कंपोनेंट ए का वेक्टर का और डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो अगर तो वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स जो है वो पॉजिटिव हैं, जैसे सपोज 2i प्लस 3j है, तो वेक्टर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप देख सकते हैं इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये आप इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट जो है ना वो नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें वेक्टर इस तरह का देखने को मिलेगा, -2i प्लस 3j। ठीक है, तो याद रखें जब हम यहाँ से जो एंगल फाई है वो फाइंड कर रहे होंगे, तो tan इनवर्स हम यहाँ पे वाई कंपोनेंट जो पुट करेंगे 3/2। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन पुट नहीं करना, यहाँ पे हमने दोनों पॉजिटिव ही पुट करने हैं 3/2, क्योंकि वो नेगेटिव साइन के लिए ऑलरेडी हम 180 माइनस फाइव कर चुके हैं। अगर हमारा वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, जो वेक्टर ए है, अगर तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल है अगेन हमने वो क्या लेना है, वो थीटा है। और करीब तरीन वाला एक्स एक्सिस, अब करीब तरीन वाला ये है, तो ये कितना एंगल बन रहा है, ये फाइव बनता है जो करीब तरीन वाला एक्स एक्सिस है। तो अगर हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर है, तो यहाँ से आप देखें तो ये टोटल यहाँ तक एंगल 180 बन रहा है और आगे फाई ऐड हो रहा है। तो 180 में हम क्या कर देते हैं, फाई को ऐड कर देंगे, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमें वेक्टर होगा तो वो उसके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव होंगे, यानी कि वो -2i और -3j इस तरह का होगा। तो अब अगर हमारा वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, कि अगर हमारा वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, लाइक दिस, कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जी, तो अगेन वही,
कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है वो क्या है, थीटा है। और जो करीब तरीन एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो फाई है। अब यहाँ से अगर हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हैं टोटल एंगल जो बन रहा है ना हमारे पास, टोटल एंगल बन रहा है 360 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट रोटेशन 360 में से अगर ये वाला फाइव माइनस कर दिया जाए तो हम थीटा तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ये वाई यहाँ पे डैश है और ये एक्स है। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो वेक्टर ए होगा, ये वाला जो वेक्टर ए है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा और जो वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव होगा। उसके लिए हम इस तरह थीटा फाइंड करेंगे। ये जी, तो आज हमने वेक्टर को देखा क्या है सबसे पहले, वेक्टर्स के बाद हमने उनके वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए 2 डायमेंशन में, प्लेन के अंदर जब हमारा वेक्टर लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। और फिर हमने उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड वो फाइंड की और वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड की, और साथ में हमने ये फाइंड किया कि जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा वो हम कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरा, अगली क्लास के अंदर जो है ना इंशाल्लाह हम वेक्टर को 3 डायमेंशन में देखेंगे कि वेक्टर के 3 डायमेंशन या स्पेस के अंदर वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे बना सकते हैं, और फिर वहां पे हम एंगल और डायरेक्शन को साइंस और डायरेक्शन जो रेशियोज वगैरह हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।